हेयर ट्रांसप्लांट काफ़ी लोग कराते हैं और कराने के बाद उनको ये आइडिया ही नहीं रहता कि ट्रांसप्लांट जो उन्होंने कराया है वो एकदम कराते के कुछ समय के बाद ख़राब कैसे दिखने लगा। शुरू में थोड़ा अच्छा दिख रहा था, बाद में एकदम ख़राब कैसे। तो शायद आपने ऐसे काफ़ी सारे लोग और भी देखे होंगे जो ये ट्रांसप्लांट्स कराए हुए, सेलिब्रिटीज़ भी, जिनके कि कुछ समय तो ठीक दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है और एकदम कुछ समय के बाद खाली। तो ये गुत्थी क्या है, इसको थोड़ा सा सुलझाने की कोशिश करते हैं और इसके तह तक जाने की कोशिश करते हैं आज हम। हमारे साथ आज हैं डॉक्टर और डॉक्टर हाउ आर यू, कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? गुड जी। तो थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि आपने जो अपना ट्रांसप्लांट कराया और क्या क्या समस्याएं रहीं, कब आपने कराया और आज आप यहाँ पर क्यों हैं? ट्रांसप्लांट मैंने पिछले साल सितंबर में कराया था, ऑलमोस्ट 10 महीने। तो ट्रांसप्लांट हुआ, नॉर्मल था, सब कुछ ठीक था। उसके कुछ 6-7 महीने में बहुत अच्छे रिजल्ट्स और दिखने लगे, सब कुछ ठीक था, अच्छा था। लेकिन रिसेंटली कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि अब बाल जो है वो फिर से गिर रहे हैं, खाली हो रहे हैं और दिक्कत आ रही है, कुछ इचिंग वगैरह की भी दिक्कत है। हालांकि डैंड्रफ की समस्या मुझे पहले भी होती थी, लेकिन ये है कि अब मेडिसिन बंद है और फिर से अब मैं हेयर फॉल अपना देख पा रहा हूँ। तो जो रिजल्ट आपने देखा, मतलब वो आपको कब बेस्ट दिख रहा था? मुझे रिजल्ट बेस्ट दिखा आई थिंक 7-8 मंथ पर जी लगभग। इसके बाद ये गिरना शुरू हो गया? उसके बाद थोड़ा कम, फिर अभी फ्रीक्वेंटली पिछले कुछ दिनों से ये ज्यादा दिखाई दे रहा है। पिछले कुछ 1 महीने से खाली ज्यादा दिख रहा है, 1.5 महीने से बीच में गैप बन गया है। हाँ। तो आपने ट्रांसप्लांट कब कितने ग्राफ्ट्स का कराया था, क्या मेथड यूज हुआ था? मुझे बोला था कि आप के 1500 से 2000 तक लगेंगे, क्योंकि बाल थे ऑलरेडी, जो थिनिंग हुई थी वो ठीक हो जाएंगे और जहाँ पैचेस है, जहाँ गैप्स है वो भर जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो 1500 से, और ये वो सबसे एक जो FUE ये टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ की थी। कहाँ कराया था आपने ट्रांसप्लांट? मैंने ये कराया था लाजपत नगर में। ओके। तो आपने जब वहाँ पे ट्रांसप्लांट कराया, राइट, आपने वो रिसर्च की थी कुछ उसके बारे में? आप क्यों गए थे वहाँ कराने? मैंने गूगल्स वगैरह पे देखा था, पढ़ा था, काफ़ी सारा रिव्यूज़ देखे थे। उसके पहले मैं 2-3 बार वहाँ PRP लेने जा चुका था, तो वहाँ के पेशेंट से मैं मिला। तो वो नॉर्मली जिन लोगों ने कराए थे वो 5वें-6ठे महीने में तीसरी-चौथी PRP के लिए आ रहे थे, तो मुझे दिख भी रहा था कि इनके बाल तो काफी अच्छे हैं, रिजल्ट आ गए। हाँ, वो खुद भी बोल रहे थे कि रिजल्ट्स मेरे बहुत अच्छे हैं। वो तो जब आपके भी रिजल्ट ठीक ठाक आए थे, आप भी 6-7 महीने में बोल रहे थे, हमें भी यही लगा कि अच्छे रिजल्ट है। लेकिन ये नहीं पता था कि इसके बाद चीजें ऐसे भी हो सकती हैं, इस डायरेक्शन में भी जा सकती हैं। तो क्या आपको वहाँ पर कोई ऐसे लंबे फॉलोअप वाले पेशेंट्स भी मिले थे जो 1-1.5 साल हो चुके हो, 2 साल हो चुके हो? एक बार मुझे ना बात तो नहीं हुई उनसे, लेकिन समय मुझे याद है, तब मेरा ट्रांसप्लांट नहीं हुआ था, मैं PRP के लिए गया था। तो एक डॉक्टर था, कोई लड़का, वो आया था और वो डॉक्टर से बात कर रहे थे कि मेरे बाल रुक ही नहीं रहे, वो लगातार गिर रहे हैं। तो उन्होंने, डॉक्टर ने पूछा कि अब कितने टाइम हो गए आपको ट्रांसप्लांट के लिए? तो उन्होंने कहा कि मोर देन 1 ईयर हो गया था। मोर देन 1 ईयर हो गया और अब गिर रहे हैं। और मैंने देखा कि पीछे से उनके थोड़े बाल खाली भी हो, डोनर में भी। हाँ, राइट। तो उन्होंने कहा, डॉक्टर ने, कि ये कुछ एक्सट्रीम केसेस में हो जाता है समहाउ, तो हम कुछ और चीज़ें उनको बता रहे थे कि वो हम करेंगे और ये ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने सुना था बस, पर मोस्टली लोगों का मैंने रिजल्ट अच्छा ही देखा था। तो अभी जैसे अब आपको अपने रिजल्ट से इस समय क्या समस्याएं दिखती है जो आप देख रहे हो? मुझे समस्या ये दिख रही है कि एक तो डैंड्रफ वाला इशू है और थोड़ा रेसेस जैसा है, तो ये पहले भी ये ठीक है और होता था। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि हेयर फॉल हो रहा है। तीसरा कि मतलब अब मैं थोड़ा सा अब कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, थोड़ा सा मेंटल भी अब ये लग रहा है कि क्या हुआ, कैसे हो गया, ये सारी चीज़ें। तो ये तीसरी चीज़ है जो मुझे लग रहा है कि मतलब क्या वो प्रोसीजर सही था, नहीं था, क्या मैं राइट टाइम पे गया था, राइट चीज़ें हुई थी, नहीं हुई थी। क्योंकि जब मैं यहाँ आया, यहाँ वीडियोस देखे, बातचीत कर रहा हूँ, जो मैं समझ पा रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि समहाउ ये बहुत एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और जो हम समझते हैं एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं होती, उसके बियॉन्ड भी बहुत सारी चीज़ें होती जिसको समझे बगैर कई बार
हम चले जाते हैं। हालांकि इसमें हमारी कोई गलती नहीं होती, हमें तो दिख रहा होता है कि चीज़ें ठीक है, अच्छी हो रही हैं, और उसके बियॉन्ड प्रोसेस भी जो कॉम्प्लिकेशंस है उसके बारे में हमें नहीं पता होता। राइट। तो आपको जैसे आपने बताया कि आपके किसी फ्रेंड ने भी याद कराया था, आपने किसी को देखा था? उन्होंने सजेस्ट किया था कि यहाँ चले एक्चुअली क्या था कि जब थोड़े से मेरे बाल की थिनिंग हुई तो मैं गया, मेरे बाल बहुत अच्छे थे, तो उन्होंने यही कहा कि आपको ट्रांसप्लांट की जरूरत है भी नहीं। और मुझे भी लग रहा था कि पीआरपीज वगैरह करेंगे, तो 1.5-2 साल तक तो पीआरपीज के सेशन में लेता रहा। उस वक्त क्या दवाइयाँ ली थी आपने? उस समय उन्होंने मुझे एक विटामिन D3 ओरल दिया था, ओरल सॉल्यूशन, और कुछ वो हेयर ट्रीटमेंट किट्स दिए थे जिसमें omega-3 ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, वो सब सारी चीजें थी, बस वही दिया। उस वक्त फिनेस्टाइड नहीं दिया था? उस वक्त फिनेस्टाइड नहीं दिया था। क्यों उस वक्त क्यों नहीं दिया? उस वक्त जरूरत नहीं लग रही थी और ट्रांसप्लांट के बाद जरूरत थी? ये तो मुझे नहीं, ये तो अब मुझे पता चल रहा है कि इस तरह से चीजें। अगर उस वक्त देते थे तो आपके तो जो बाल आपके उगे थे, जो आपने देखे, अब हम जैसा देख रहे हैं कि दवाई को छोड़ते ही वो काफी सारे बाल तो निकल गए, खाली हो गया वहां पर। दूसरा हम आपके हेयर लाइन देख रहे हैं जो कि काफी खराब दिख रहा है, एकदम क्लियर पता चल रहा है पास से देखने पे आपके बालों में, जहाँ ट्रांसप्लांट हुआ है वहाँ पे काफी सारी कॉबल स्टोनिंग भी दिख रही है, उठे उठे दाने से, और थोड़ा सा देखे ध्यान से पता चलता है तो बालों के एंगल्स भी ऐसे टेढ़े मेढ़े हैं। तो ये सारी चीजें जब आप दवाई ले रहे थे फुल डोज पे, फिनेस्टाइड डेली 1 mg डेली थी आपकी डोज, तो उस समय तो ये सब चीजें नहीं दिखती होंगी क्योंकि उस समय तो ढक जाता होगा, कवर हो जाता होगा फिर, और जहाँ बाल नहीं थे आपके पीछे के पोर्शंस में, उन जगहों पे थिकनेस भी बढ़ गई होगी आपकी काफी। बिल्कुल, है ना? आप कुछ कह रहे थे? मैं यही बता रहा था कि फिर उस समय नहीं दिया गया था मुझे फिनेस्टाइड। हाँ, तो अगर बाल बचाने के लिए फिनेस्टाइड दिया जा रहा है तो उस समय तो बाल बचाना काफी जरूरी था, उसी समय दे देते, क्यों नहीं दिया? क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है? मैंने इतना उस समय सोचा नहीं, मुझे लगा कि हर एक ट्रीटमेंट के लिए अलग अलग मेडिसिन होती हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जैसे ट्रांसप्लांट के बाद ये दवाई आपको दे दी गई, जो कि अब मरीज यही समझेगा कि देख के कि ये तो ट्रांसप्लांट, आप भी तो यही सोच रहे थे कि ये तो ट्रांसप्लांट का रिजल्ट है 6-7वें महीने पे। आपने जिन लोगों के रिजल्ट देख के वहां पे ट्रांसप्लांट कराया, वो भी तो वही थे जो दवाई खा रहे थे 6-7 महीने पे। अब ये बात समझ में आ रही है। और वो लोग जो 1 साल के बाद वहां पर परेशान घूम रहे थे कि हमारी तो अब बाल टिक ही नहीं रहे, रुक ही नहीं रहे, और अभी आपने भी देखा कि आपके बाल भी बहुत तेजी से निकल गए। आपको ज्यादातर लोग आपने वैसे ही देखे होते, चाहे क्लिनिक में उनके, चाहे उनके वेबसाइट पर या सोशल मीडिया हैंडल्स पर, जिनके बाल इस तरह से खाली नजर आते, तो क्या आप ट्रांसप्लांट के लिए उस क्लिनिक को चुनते? नहीं जाता, बिल्कुल नहीं जाता। तो अब आपने अपने सामने उन लोगों को भी देख लिया, आपके वो दोस्त लोगों ने जिन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, उनके बालों को छू कर भी देख लिया, खींच कर भी देख लिया, धूप में खड़े होकर भी देख लिया, शायद बारिश में भीगते हुए भी देख लिया, पर वो तो असली बाल थे। राइट, है ना? आप उसकी गुणवत्ता थोड़ी ना डिफरेंशिएट कर सके, मतलब फ्रॉम ट्रांसप्लांटेड हेयर एंड द मेडिसिन हेयर। तो इतना सब कुछ कर लेने के बाद भी, उस रिजल्ट को इतने सारे मानकों पे परखने के बाद भी, आप तो नहीं बोल सकते कि ये रिजल्ट, सत्यापित नहीं कर सकते आप उस रिजल्ट को, उसकी कितना सही है वो, सच है या नहीं, है ना? ये बात आपको समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। तो अब एक बात मुझे बताएं, जब आप ट्रांसप्लांट के लिए गए, जब आपने डिसीजन लिया कि चलो मुझे ठीक करना है, उस समय ऑब्वियसली आपने कुछ लोगों के थोड़े समय के अंतराल के रिजल्ट्स को देखकर ये निर्णय ले लिया, परंतु अगर ये निर्णय सिर्फ थोड़े समय का तो नहीं है, आपकी लाइफ तो इसके बियॉन्ड भी है, और डिजीज तो प्रोग्रेस कर सकती है, हेयर लॉस हो सके, तो तब आपसे क्या डिस्कस किया गया? इंपॉर्टेंट रिसोर्स, यानी कि एक रिसोर्स हुआ आपका दवा जो आपने अब जाना, और दूसरा रिसोर्स हुआ आपका डोनर होता है, यानी कि आपको कितना आपका पीछे से बाल निकल सकते हैं और क्या टेक्निक यूज किए जाने चाहिए, और फ्यूचर के लिए कितना डोनर बचेगा, और फ्यूचर में अगर आपको रिपीट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि आपने तो शायद सोचा भी नहीं होगा कि 10 महीने में आपको एक रिपीट ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ जाएगी, सोचा था? नहीं। अगर वो बताते कि आपको 10 महीने पे दोबारा ट्रांसप्लांट कराना पड़ जाएगा, पहली बार ही नहीं करा था। अगर वो आपको ये बताते जो हम आपको ट्रांसप्लांट का रिजल्ट दिखा रहे हैं उसके अंदर 90% तो दवाई का रिजल्ट है, हमारा काम तो सिर्फ 10% है, तो क्या आप ये ट्रांसप्लांट कराते? बिल्कुल नहीं, नो, नेवर।
चलिए, तो आपको दवा के बारे में क्या जानकारी दी गई, वहाँ पर क्या बताया गया? मुझे ये बताया गया कि जो मेडिसिन दी जा रही है ये आपको 6 to 7 मंथ तक कंटिन्यू करनी होगी, और जो ट्रांसप्लांटेड हेयर होते हैं वो नहीं जाते, वो टिके रहते हैं। वो टिके रहते हैं, और इवन उनकी बहुत ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि वो आपके बॉडी के यानी कि डोनर एरिया के सबसे अच्छे बाल हैं। तो 6 से 7 महीने दवाई लेनी है, उसके बाद क्या करेंगे दवाई का? उसके बाद मेडिसिन छोड़ देनी है आपको। छोड़ देनी है, हाँ, ये बोला आपको? हाँ, कि उसके बाद ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और कंप्लीट कोर्स पूरा हो जाएगा। उसके बाद ये अब आपका हमेशा के लिए अब आपके सर पे बाल आ गए? हाँ, ये अब कुछ भी नहीं करना। मैंने एक बार एक असिस्टेंट डॉक्टर से पूछ लिया था कि कॉम्प्लिकेशंस तो हो ही सकते हैं, तो मैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो पीआरपीज वगैरह आप ले सकते हैं और विजिट कर सकते हैं क्लिनिक पर, कोई मेजर इशू नहीं आएगा। अब आपने विजिट तो कर लिया है, जब मेजर इशू तो आ गया, अब आप वो विजिट करने से उन्होंने क्या कर लिया उसमें? मैं गया ही नहीं सर। जो लोग कर रहे थे, जैसे वो जो आ रहे थे उनका क्या कर रहे थे वो? उनका भी तो कुछ किया थोड़ी ना था। कुछ किया तो नहीं था। तो एक चीज ये हो गई, अगर आपने अब थोड़ी भी रिसर्च करी हो तो आपको ये तो पता चल जाएगा कि आप फिनेस्ट्राइड को या मिनॉक्सिडिल को, जो भी दवा आप शुरू करते हैं ट्रांसप्लांट के बाद, आप उसको बंद तो कर ही नहीं सकते। अगर आप उसको बंद करोगे तो आपको रिबाउंड हेयर लॉस होगा, और वो हेयर लॉस, रिबाउंड जो हेयर लॉस होगा वो होगा आपको 3 महीना 4 महीना के बाद दवाई छोड़ने के। तो यदि आपने शुरू के 3 से 4 महीना दवाई खाई तो उसके बाद 3 महीना 4 महीना बाद आप देखोगे कि आपके बाल तेजी से गिरने शुरू हो गए, और यही आपका टाइम फ्रेम था ना जी। तो अब आपके वो बाल जो ग्रोथ करके दिख रहे थे उस समय आपको, जब आप कह रहे थे कि 7वें महीने पे आपका रिजल्ट बेस्ट दिख रहा था, ये वो टाइम था जब बाल, ट्रांसप्लांटेड बाल सब लगभग उग चुके थे और दवाई अपना पीक टच कर चुकी थी और अब गिरना शुरू होने वाली थी। जैसे दवाई शुरू हुई गिरना, बाल थोड़े बहुत हल्के से और भी उगे जो आपके, बट वो दवाई क्योंकि 90% कंट्रीब्यूट कर रही थी और ट्रांसप्लांट क्योंकि 10% कंट्रीब्यूट कर रहा है आपके रिजल्ट में, तो आपने देखा कि वो खाली हो गया, isn't it? तो क्या आपको उन्होंने, अच्छा उन्होंने तो आपको खैर ये बताया ही नहीं कि दवाई छोड़ने पर क्या होगा, तो आपको कह रहे हैं छोड़ दें। तो यदि वो आपको ये बोलते हैं कि दवाई आपको जीवन भर खानी पड़ेगी, तो क्या आप ट्रांसप्लांट कराते या कुछ सोचते? कभी नहीं, मैं नहीं कराता, क्योंकि फिर वो जीवन भर दवाई खाने जैसा कोई बहुत बड़ी ऐसी चीज नहीं थी, मैं नहीं लेता उस चीज को। नहीं करते? कभी नहीं करता। अगर वो आपको ये बताते कि देखो दवाई की, उन्होंने आपको एक ही डोज दी 1 mg डेली वाली, हाँ, उन्होंने आपसे डिस्कस नहीं किया कि आप कम भी ले सकते हो? मुझे दिक्कत हुई। क्या? जब मैं वो मेडिसिन ले रहा था तो कुछ समय के बाद बहुत लेजी फील करना, सुबह एनर्जी लेवल का बहुत डाउन होना, जैसे कि नॉर्मली जो नहीं होता था फिनेस्ट्राइड पे। यस। तो मैंने कुछ समय के बाद उनको कांटेक्ट किया कि ऐसे दिक्कत आ रही है, क्यों हो रहा है ऐसा। तो उन्होंने कहा कि 10 में 1-2 लोगों के साथ ऐसी दिक्कत आ जाती है, तो ऐसा करें आप ऑल्टरनेट लें, डेली ना लेकर फिनेस्ट्राइड डेली ना लेके 1 दिन गैप करें, फिर आप 1 दिन लें। उसके बाद भी मतलब थोड़ा कम तो हो गया जो लेजीनेस का लेवल था, लेकिन फिर भी वो चीजें जारी रही। हाँ, तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे दूसरी इशू शुरू हो गया, मुझे दूसरी एक समस्या आ गई बॉडी में, तो मैं उसके ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास चला गया। तो डॉक्टर ने कहा कि आप जो बाकी सारी दवाइयाँ ले रहे हैं आप इसको बंद कर दीजिए। तो वो दवाई बंद हो गई, फिर वो चीज़ें नॉर्मल हो गई। फिर उस दौरान फिर वो जो दवाइयाँ मैं हेयर ट्रीटमेंट की खा रहा था वो सारी बंद हो गई, और अब फिर कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गया, और फिर आपने देखा कि वो खाली हो गया। हाँ। तो ऐसे में कई बार तो लोग खुद को ही दोष देना शुरू कर देते हैं कि भाई हमने दवाई छोड़ दी इसलिए हमारे बाल चले गए। ट्रांसप्लांट में तो डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे बाल उगा दिए थे, वो तो उग गए थे। अब आपके वो जो दूसरे मरीज जो वहाँ पर आकर शिकायत कर रहे थे, वो उनको भी तो ये नहीं पता होगा कि वो तो बाल जो वो समझ रहे थे और जो डॉक्टर साहब समझवा रहे थे कि ये तो ट्रांसप्लांट के बाल हैं जो हमने किए, वो थे ही नहीं ट्रांसप्लांट के बाल। क्योंकि अगर ट्रांसप्लांट के बाल परमानेंट होते हैं तो वो जो उगे थे, जिसको आप ट्रांसप्लांट का समझ के खरीद लिया, आपने ट्रांसप्लांट वहाँ से करा लिया, और जो दूसरे लोग आपके या किसी और के, आपके भी 7 मंथ्स के रिजल्ट को देख के बहुत लोग खुश हो जाएंगे, हो गए होंगे उस समय। आपसे भी लोगों ने पूछा होगा कि भाई कहाँ कराए, तो बहुत अच्छा हो गया, तो आपके भी आप चले जाते आप भी कराने। अब उन्होंने जब आपकी डोज कम करी बाद में, तो हम क्यों ना हम शुरू में ही कम डोज से दें शुरुआत करके, क्योंकि आपके साइड इफेक्ट आपने बोला कम हो गए जब आपने कम डोज ली। तो माइक्रो डोजिंग का कॉन्सेप्ट कभी आपसे शुरू में डिस्कस ही नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और अगर हम देखें, अगर हम थोड़ा सा गहराई में देखें और जानें, तो हमें पता चलेगा कि दवाई जिस मात्रा में आप खा रहे होते हैं उसी मात्रा में आपको रिजल्ट आता है दवा से। माने कि अगर मैंने आपको
फुल डेली डोज दी है खाने के लिए, यानी 7 mg पर वीक दवा, वर्सेस मैंने आपको हफ्ते में 3 दिन दी है, तो अब आधे से कम आएगा। जो एक्स्ट्रा बेनिफिट दवाई जो शायद फ्री का बाल और फ्री का क्रेडिट कंट्रीब्यूट कर रही है वो कम हो जाएगा। तो इसलिए हो सकता है कि शायद आपको डॉक्टर ने ऑप्शन ही ना दिया हो कि भाई इस बारे में बात ही नहीं हुआ ना, इस बारे में बात ही नहीं की। तो हम बोला कि एक कोर्स है, लिमिटेड कोर्स, तो हमें भी यही लगता है कि ठीक है, हर एक लिमिटेड कोर्स पर्टिकुलर चीज के लिए एक सर्टेन टाइम के लिए वो मेडिकेशन है और बस खा के बंद कर देंगे और अब लाइफ लॉन्ग मेरे बाल रहेंगे ऐसे, यही आपने सोचा होगा। यही था। तो अगर आपको ये बताया जाता शुरू में कि भाई एक जर्नी है, यहाँ पर तपस्या है, इसमें आपको देखना पड़ेगा, आपको रिपीट ट्रांसप्लांट की भी जरूरत पड़ सकती है, आप डोज आप ले रहे हो 1 mg डेली भी आप अगर खाते रहते हैं, तो आपको क्या लगता है कि आपकी जीवन भर ये दवा आपके ऊपर काम करती रहती? जरूरी नहीं था। नहीं करती, क्योंकि टॉलरेंस तो बनती है, आपको डोज तो बढ़ानी पड़ती है। मिनॉक्सिडिल भी आप देखेंगे तो 2%, 5% और अब तो 15% भी आता है। तो क्यों डोज बढ़ानी पड़ी? क्योंकि टॉलरेंस होती है, सेम डोज पे काम नहीं करेगी वो। तो इन दवाइयों की एक शेल्फ लाइफ है। तो जब आप अपना ट्रांसप्लांट कराने का प्लान करते हो, उस समय आपको कम से कम ये पता होना चाहिए कि आप ये दवाई जब लेने जा रहे हैं, लेंगे, तो आपको हो सकता है और बढ़ानी पड़े। आप शुरू ही 1 mg डेली से कर रहे हैं, तो आप बढ़ाएंगे कितना उसको? तो तब आप और खतरे में जाएंगे और वो रिस्क प्रोपोर्शनेटली आपके और बढ़ जाएंगे। तो क्यों ना दवाई को कम डोज से शुरू किया जाए, पर फिर क्यों नहीं ज़्यादातर डॉक्टर्स आपको फुल डोज, क्यों नहीं आपको ज़्यादातर डॉक्टर माइक्रो डोजिंग से, कम डोज से दवा के शुरू करें? वो सब आपको ज़्यादातर लोग फुल डोज से क्यों शुरू करते हैं? क्योंकि फुल डोज का मतलब, ज़्यादा डोज का मतलब ज़्यादा घने बाल, यानी कि ज़्यादा कवरेज, ज़्यादा डेंसिटी और ज़्यादा सॉफ्टर बाल इन हेयर लाइन, यानी कि ये सब चीज़ें बंदा जब देखेगा तो वो जल्दी से ज़्यादा जल्दी से जाके उस क्लिनिक पे काम कराएगा। उसको लगेगा यार ये तो बहुत अच्छा काम है। बट अगर जो आपने अभी देखा अपने साथ, हमारे भी हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ हैं, क्रिकेटर्स हैं काफ़ी तो इंडिया में, और ऐसे बहुत सारे सिंगर्स हैं, जिनके एक्टर्स हैं, जिनके आप बाल देखेंगे जो पहले साल के अंदर ट्रांसप्लांट के दिख रहे होते हैं, अच्छे घने दिख रहे होते हैं, और उसके बाद वो खाली दिखते हैं, बिल्कुल बहुत ज़्यादा खाली, मतलब इतने खाली कि आपको लगेगा अच्छा इन्होंने ट्रांसप्लांट भी कराया था क्या कभी, इतने खाली भी। तो उनका रीज़न भी अब आपको समझ में आया, यही होता है। आपने ऐसे केसेस देखे हैं जिनके क्रिकेटर्स, एक्टर्स, जिनके ट्रांसप्लांट हुए और अब खाली दिखते हैं? इनमें से कई तो ऐसे हैं जो अब पैचेस लगाकर घूमते हैं, बहुत सारे। एक का बात तो ये हुई, चलिए एक रिसोर्स की हमने बात करी, दवा। अब हम दूसरे रिसोर्स की बात करते हैं, वो है डोनर का इस्तेमाल, यानी डोनर। तो क्या आपको ऑप्शन दिया गया था? FUT के बारे में भी कुछ बताया गया था? अब मुझे बस इतना बताया था कि FUT और FUE दो मेथड होते हैं। FUE है वो ज़्यादा सिक्योर है और मैक्सिमम बेहतर रिजल्ट आता है और थोड़ा कॉस्टली है, बल्कि जो दूसरा है वो भी ठीक है, लेकिन वो उस पर रिजल्ट्स उन्होंने बताया था कि इसमें रिजल्ट्स जो होता है FUE में ये 80 to 95% वेरी करता है, उसमें उनका रेशियो था 60 to 75। तो देखो FUT का जहाँ तक सवाल है, इसका ग्राफ्ट एक्सेप्टेंस रेट बहुत अच्छा है, ज़्यादा है FUE के तुलना में, क्योंकि ग्राफ्ट के अंदर अच्छी मात्रा में फैट टिश्यू होता है। आप ग्राफ्ट को, FUT के ग्राफ्ट को सेफ डोनर जोन से निकालते हो। आपके डोनर में एक पतली लाइन के थ्रू आप बड़ी संख्या में ग्राफ्ट निकाल सकते हो। अगर आप FUE निकालते हो, FUT नहीं करते हो, तो जितने स्ट्रिप में, सपोज एक FUT में मुझे 3000 ग्राफ्ट मिल रहे हैं और मैं उस एरिया से FUT ना निकाल के FUE करता हूँ उस एरिया से, तो 3000 की जगह मेरे पास 1000 ग्राफ्ट निकलेगा, यानी कि 3 में से 1। क्योंकि अगर आप 3 में से 3 निकाल लोगे, यानी कि पूरे 3000, तो वहाँ पर तो खाली इतना बड़ा गैप बन जाएगा, तो आप कर ही नहीं सकते। तो FUT, और आपने देखा कि FUE बोला गया होगा आपको स्कारलेस है, इसमें स्कार नहीं बनता, FUT में बड़ा स्कार बनता है। तो आपने देखे अपने सर में पीछे जो अब आपके डोनर में स्कार बने हुए हैं FUE के, तो दिख रहे हैं। वो तो आपने अभी तो पूरा हेड शेव भी नहीं किया, इतने कम में भी दिख रहे हैं। तो FUE स्कारलेस सर्जरी तो नहीं है। तो यहाँ पर आपको मेथड के बारे में झूठ बोला गया। और आप मुझे ये बताएं कि अगर अब आपको और ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है, मान लीजिए हेयर लॉस प्रोग्रेसिव है, आपके यहाँ पर और खाली हो जाता है, तब आपका डोनर का इस्तेमाल वो फिर दोबारा से अपने पुराने बेहतरीन एडवांस टेक्निक जो उन्होंने बनाई है उससे FUE से करेंगे वो, या फिर कैसे करेंगे इस्तेमाल डोनर का?
अब और गैप, ऑलरेडी गैप्स है, अब आप इनके बीच में से भी और ग्राफ्ट निकाल लोगे एफयूई करके तो बिल्कुल खाली हो जाएगा, खाली दिखेगा। तो आपने ऐसे तो बहुत सारे सेलिब्रिटीज देखे होंगे जिनके इस तरीके से पूरे डोनर बिल्कुल खत्म एकदम दिखते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें मेथड के बारे में कभी गाइड ही नहीं किया गया ठीक से। सो ये तो मेथड की बात हुई। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इस जर्नी में रहता है, पीआरपी। तो आपको पीआरपी के विषय में क्या बताया गया? उन्होंने कहा कि हर 28 दिन के बाद और 45 दिन के पहले आपको 4 पीआरपी कंपलसरी है, वो हम विद ट्रांसप्लांट के साथ ही देंगे। तो पहला जो ट्रांसप्लांट हुआ उसके 1 महीने के बाद ऐसे करके 4 महीने तक 4 पीआरपी हुई। बीच में मैं कहीं बिजी था, मैं उस स्लॉट पे अवेलेबल नहीं था, तो उन्होंने कोई दिक्कत नहीं है, आप 50 दिन के अंदर ले लीजिए, मतलब 6 महीने के अंदर वो 4 पीआरपी कंपलसरी है, कंप्लीट करनी होती है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। अच्छा, वैसे पता नहीं, मेरे रिजल्ट तो मेरे को अच्छे ही दिखे हैं अभी तक अपने पेशेंट्स में। मैं तो 6 महीने तक कोई भी पीआरपी नहीं देता पेशेंट को, एक भी देता ही नहीं, सिंगल। 4 या 5 तो भूल जाओ। आप हमारे पास किसी के रेफरेंस से आए थे? यस। कौन और उनका क्या किया था हमने? उनका आपने ट्रांसप्लांट किया यहाँ पे, ये मुझे बाद में पता चला। क्यों, बाद में कैसे पता चला? कि पहले उन्होंने नहीं बताया था, मतलब उन्होंने क्या बताया? उनसे मेरी इस बारे में बात नहीं हुई थी। जिन्होंने उनके बारे में बताया था कि उन्होंने यहाँ से ट्रीटमेंट लिया है, उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने यहाँ से जस्ट ट्रीटमेंट लिया है, कुछ मेडिसिन वगैरह, और उनके रिजल्ट बहुत बेहतरीन हो गए हैं, बाल वैसे गिर गए थे उनके। पर यहाँ आपसे आगे पता चला कि उन्होंने ट्रांसप्लांट कराए हैं आपके यहाँ। अच्छा, तो उनका हमने एक्चुअल ट्रांसप्लांट किया, उनको हमने कोई दवाई नहीं दी, और उस ट्रांसप्लांट को अब तकरीबन 4 साल हो चुके हैं। राइट। और उनका कोई ऐसा केस भी, उन्होंने कोई शिकायत भी नहीं दर्ज की मेरे ख्याल से। और ना उन्होंने कोई पीआरपी कराया अब तक, नॉट अ सिंगल पीआरपी सेशन, और ना वो कोई दवा ले रहे हैं, ये फिर भी रिजल्ट है। क्यों? क्योंकि वो एक्चुअल रिजल्ट्स हैं, वो एक्चुअल हेयर लाइंस हैं जो क्रिएट की गई हैं, और हर पेशेंट को दवाई की ज़रूरत नहीं होती, और हर पेशेंट में इतने सारे पीआरपीज नहीं चाहिए होते हैं। मैंने खुद अपने हेयर ट्रांसप्लांट में पिछले 4 साल में 2 बार पीआरपी सेशंस लिए सिर्फ। तो मल्टीपल पीआरपी इज अगेन एक्सप्लॉयटेशन, अननेसेसरी, इट विल ओनली डू मोर ऑफ हार्म, एंड द पुअर पेशेंट विल ब्लेम हिमसेल्फ, यार मैं आ नहीं पाया, मैं करा नहीं पाया, गलती मेरी है, शायद इस वजह से हुआ है, इस वजह से शायद हुआ है। जरूरत ही नहीं। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि जब ये हेयर फॉल मेरे स्टार्ट हुए तो किसी और दिक्कत की वजह से मेरा ये दवाई का जो डोजेस था वो ब्रेक हुआ, तो मैं खुद भी, मुझे लगने लगा था कि लगता है कि मैंने प्रॉपर वो प्रॉब्लम हो गई, तो शायद मैंने मेडिकेशन पूरा कंप्लीट नहीं किया, शायद इसलिए हो रहा है, और हो सकता है मैं डॉक्टर के पास, डॉक्टर मुझे ये बात भी बोल सकते हैं। तो ये सच बोल रहे हैं आप कि ऐसा होता है, डाउट शुरू हो जाता है। तो ऐसे ना, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बट मैं ये बहुत देख चुका हूँ अब तक होते हुए। हमारे पास एक अंकल आए, इन्होंने ट्रांसप्लांट कराया, किसी एक क्लिनिक है जो एफयूटी एफयूई कंबाइन करके करते हैं, तो उन्होंने उनको कोई 5,000, 5,500, 6,000 ऐसे कुछ बड़े नंबर्स बता दिए एक सिंगल डे में। तो आप सोच सकते हो कि 6,000 ग्राफ्ट एक दिन में हो सकते हैं, 5,000 ग्राफ्ट एक दिन में हो सकते हैं। तो उन्होंने बता दिया, उन्होंने, अंकल ने करा लिया ट्रांसप्लांट। मैं आपको कोविड से पहले की बात बता रहा हूँ। तो साथ में वो 1 mg डेली फिनेस्टाइड खा रहे थे ये पेशेंट, और इनका जो है पूरा रिजल्ट ठीक ठाक आ गया। जैसे आपको लगा 6-7 महीने में कि बढ़िया हो गया, तो वो भी खुश हो गए कि डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया 6,000 ग्राफ्ट भर दिए। और ये पेशेंट हमारे पास भी आए थे। हमने इनको बोला था कि आपके ग्राफ्ट, मतलब आपके ट्रांसप्लांट में 6, मतलब बड़ी संख्या में ग्राफ्ट निकाले ही नहीं जा सकते, आपके 2,500 से ऊपर ग्राफ्ट निकाले ही नहीं जा सकते। तो इन्हें लगा कि भाई शायद इनको आता ही नहीं होगा हमें करना, तो उनको लगा वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छे हैं, वो 6,000 ग्राफ्ट एक दिन में करते हैं, और रिजल्ट भी आ गया। और ऐसे ही जैसे आपने देखे थे, ऐसे उन्होंने भी कुछ लोगों को देखा था वहाँ पर, जिनके रिजल्ट उन्होंने इसी तरह से देखे थे। पर जैसे आपको नहीं पता था कि वो जो रिजल्ट देख रहे थे उसमें 90% तो दवा थी, ऐसे इनको भी नहीं पता था कि 90% दवा है। अब इनके बाल उग गए 6-7 महीने पे, दवाई अपने पीक पर, बहुत बढ़िया ठीक ठाक बाल दिख रहे हैं, मतलब बहुत बढ़िया तो नहीं, ठीक ठाक दिख रहे थे, ये ओके थे, खुश थे। अब कोविड आया, इनकी दवाई छूट गई, और इनको भी ये लगा कि जो ये खुद ही को ब्लेम कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं कि डॉक्टर साहब ने तो बहुत अच्छे बाल उगा दिए थे, वो तो मेरी खुद की गलती है कि मेरे बाल छूट गए, ख़त्म हो गए, मेरी ही गलती है। अब मैं उन्हें समझा भी रहा हूँ कि भाई आपकी गलती नहीं है, आपके जो बाल लगे थे वो यही थे वास्तविकता में, जो वो उगे, मतलब बाल पतला हो सकता है ट्रांसप्लांट का,
गायब नहीं होगा, डिसअपियर नहीं होगा, इतने ही लगे हुए हैं आपके, जो कि 2000 भी नहीं थे। और अब वो बोले कि नहीं, मैंने तो अपने 10-12 मरीज दोस्त भेज भी दिया उनके पास कराने के लिए, और उनके भी बाल अभी 5-6 महीने हुए हैं, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आ चुका है, वो तो भरा हुआ है उनका पूरा सर। तो उन्हें भी नहीं, उनके दोस्त भी बाद में उनके पास, कुछ समय के बाद जब हमारे पास आए, तब वो सब हमें बोले, यार हमारे सारे दोस्त मेरे पीछे लट लेके पड़े हुए, तूने कहाँ भेज दिया मुझको, क्योंकि मेरे उनके सारे बाल खाली हो गए हैं। तब जब उनके दोस्तों के साथ ये सारी कहानी हो गई, तब उनको ये समझ में आया कि ही हैड बीन चीटेड। तो बहुत सारे लोगों को ये बात ही नहीं पता चलती। और ये जो शुरुआत, आप समझो ना, आपने कोई प्रोडक्ट जाकर किसी मार्केट से खरीदा, सपोज कोई वॉशिंग मशीन या कुछ भी, उसका एक वारंटी पीरियड होता है शुरू का, है ना। आपने वो एक बार आपने जब रिजल्ट देख लिया, अब आप डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर कहेगा देखो हमने तो रिजल्ट ला दिया था, बट ये रिजल्ट तो अब चला गया, तो इसमें फॉल्ट तो तुम्हारा है। होता है ऐसा, कुछ लोगों में हो सकता है। बस उन्होंने भी मुझे 25 इयर्स का वो प्लान दिया, वारंटी पीरियड दिया। 25 इयर्स का वारंटी पीरियड? यस यस, ट्रांसप्लांट में? यस यस एग्जैक्टली। ओह माय गॉश, अच्छा। आई हैड डॉक्यूमेंट, आई थिंक डॉक्यूमेंट भी आपके मेरे पास पास होगा। आप वो हमें दिखाना जरा। जरूर। उन्होंने दिया कि 25 इयर्स तक तो जो हम ये दे रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर उन्होंने ये सब नहीं दिया होता आपको, तो शायद आप ट्रांसप्लांट नहीं कराते वहाँ पे। ये चीज बहुत अपीलिंग लगी, बहुत अपीलिंग लगी कि भाई इतना 25 इयर्स की कोई गारंटी दे रहा है। 25 साल तक तो वो नाई की दुकान वहाँ पे जो खुली भी हुई है, उसका कोई भरोसा भी नहीं है कि वो वहाँ पर होगी। वो नहीं है भरोसा, सच बात है। और वो अपना उनका डॉक्यूमेंट था जिसमें उस चीज को वो उन्होंने दिया है। और जिस क्लिनिक का आप नाम ले रहे हैं जी, हम उसके विषय में अच्छे से जानते हैं जी। जिस क्लिनिक का आप नाम ले रहे हैं हम अच्छे से जानते हैं, वो किसी डॉक्टर का क्लिनिक भी नहीं है। और आपको जान के हैरानी होगी, ऐसे बहुत सारे इस तरीके के, इसलिए हमने शब्द इस्तेमाल किया नाई की दुकान, ऐसे बहुत सारे सलॉन्स खुले हुए हैं, या ऐसे बिजनेस मैन रन ऑर्गेनाइजेशंस है विच आर नॉट ओन्ड बाय डॉक्टर्स। वहाँ पर ऐसे ही किसी को भी बिठा के ट्रांसप्लांट करा दिए जाते हैं। तो ये भी एक बड़ी समस्या है। दे आर नॉट रन बाय प्लास्टिक सर्जन्स और डर्मेटोलॉजिस्ट, दे आर नॉट, they are run by businessmen. Those people who are running the show, they are not doctors, right? And they'll just keep someone there जो आपको लगेगा कि ये शायद डॉक्टर है या जो भी है। And many of these clinics, I should not use word clinic for them, many of these salons जहाँ पे बाल ही काटने का काम होता है, वो they have turned into hair transplant centers. आपका ट्रांसप्लांट 1 साल के अंदर 10 महीने में खाली दिखना शुरू हो गया बिल्कुल। और आपके दोस्त का ट्रांसप्लांट जो हमने किया था, वो 4 साल में भी अभी ऐसा लग रहा है कि आपके दोस्त आपको आराम से झूठ बोल पा रहे हैं कि देखो हमने तो दवाई से बाल उगा लिए, हमारे तो ट्रांसप्लांट वगैरह कुछ नहीं हुआ। तो यही कला है, यही आर्ट है। अगर आपको आप पैसा खर्च करते हो, आप अपना डोनर खर्च करते हो जो पैसे से भी कीमती है, और आप अपनी सेहत भी दांव पर लगाते हो, सबसे ज्यादा कीमती है जो हाँ मैंने ऑर्डर में बोला, पैसे से ज्यादा कीमती डोनर से ज्यादा कीमती सेहत। और आपको तो पता भी नहीं कि आपने सेहत दांव पर लगा दी। अगर आपको पता होता तो आप कराते? कभी नहीं कराते। आपको अपने डोनर की कीमत पता होता डाउट स्टार्ट हुआ, इसलिए आपके पास आया। यही चीज, डाउट स्टार्ट हुआ कि लगता है कि कहीं गलत जगह शायद जा चुका था, तो अब मुझे और नहीं फंसना है, मुझे किसी एक प्रॉपर गाइडेंस। एक बहुत समस्या इसमें भी रहती है, हम देखते हैं कई दफ़ा। अभी हमारे पास एक पेशेंट आए थे जिन्होंने पहली सर्जरी एक जगह पर करा ली कहीं पर, और उनके रिजल्ट्स अच्छे नहीं थे, गैप्स थे, खराब था, क्योंकि वो दवाई जब तक खा रहे थे तब तक रिजल्ट ठीक दिया। सेम केस आपके जैसा। दूसरी सर्जरी कराने के लिए उन्होंने सोचा अब मैं अच्छे क्लिनिक पे कराऊंगा जो कि सही हो, बढ़िया से कराएंगे, और भले ही महंगा हो चलेगा। तो उन्होंने हमें कंसल्ट किया और एक बात करी किसी और क्लिनिक से जो कि क्रिकेटर, एक्टर वैक्टर करते रहते हैं। तो उनके भी ऐसे ही हेयरलाइन गंदी थी, ये बाल निकालने थे, जैसे मैंने आपको बोला कि आपके निकलेंगे, ठीक होंगे। तो जब हमारे यहाँ पूछा, हमने बताया देखो भाई निकालेंगे तो थोड़े बहुत निशान तो बनेंगे, थोड़े बहुत तो दिखेंगे कुछ समय तक। दूसरे क्लिनिक ने उनको बोला कि कोई निशान नहीं बनेगा, आप आ जाओ, बिल्कुल हम एक भी निशान नहीं दिखेगा, हम पूरा भर देंगे, बढ़िया कर देंगे, सब भर देंगे यहाँ से वहाँ तक, और बड़ी संख्या में ग्राफ बता दिए। अब ये महाशय
वहाँ चले गए। फुल 1 mg दवाई खा ही रहे थे। इनके अब दवाई खाते खाते ही टॉलरेंस बन चुकी थी 1 mg डेली पर भी। तो ये चीज़ उस क्लिनिक को नहीं पता थी, वो दवाई लेते। अब जो क्लिनिक 90% दवा के रिजल्ट को ट्रांसप्लांट बताकर कर रहा है, अगर उनको पता नहीं तो वो रिजल्ट आया ही नहीं वहाँ पर। तो ऐसे स्थिति में ये पेशेंट ने ट्रांसप्लांट करा लिया वहाँ पर, हमसे नहीं कराया। अब वो तीसरे बार रिपेयर के लिए हमारे पास आए, तो हमने उनसे पूछा कि भाई, ये बातें उन्होंने मुझे तब बताई जब ये मेरे साथ तीसरी बार के लिए तब आकर बैठे। तो मैंने पूछा आपने हमसे क्यों नहीं कराया? बोले सर आप इतना सच मत बताया करो कि लोग चले जाए, आप थोड़ा सा तो बता दिया करो इस तरीके से कि क्योंकि अगर आपके यहाँ से चले गए तो कहीं पर भी चले जाए। उन्होंने उनके शब्द, मैं सस्ता ट्रांसप्लांट भी कराकर देख लिया, मैंने महंगा ट्रांसप्लांट भी कराकर देख लिया। दोनों जगह खेल सिर्फ दवा का था, जिसको एक जगह बहुत बढ़िया पैकेजिंग में बेचा जा रहा है, एक जगह बस ऐसे बिखेर के दिया जा रहा है। सिर्फ पैकेजिंग का फ़र्क है, पर रिजल्ट 90% वहाँ भी दवा के हैं, महंगे में भी, और 90% रिजल्ट सस्ते में भी दवा के ही हैं। तो हमारा यही कहना है, जब आप ट्रांसप्लांट करा रहे हो, आप अपना डोनर, पैसा और सेहत तीनों चीज़ें वहाँ लगाओ जहाँ पर आपको एक्चुअली में स्किल तो मिल रहा हो। जैसे आपके दोस्त का 4 साल रिजल्ट, बिना दवा, बिना PRP। ये बहुत मतलब मुझे ना वंडर लग रहा है एक तरह से कि ऐसे हो सकती है चीजें, मतलब और इतना खूबसूरत लग रहा है कि आप, और उस दवा के कॉम्प्लिकेशंस में भुगत रहा था सब, जो कि मैंने आपको कहा, मतलब फुल स्विंग में नहीं था, फुल मूड में नहीं था। हर दिन सुबह उठने के बाद लगता था कि मतलब इतना लेजीनेस, इतनी सारी चीजें। अच्छा, और ये जो आप बोल रहे हो, ये जो लेजीनेस, ये वाले तो वो साइड इफेक्ट हैं जो दवाई के कोई डिस्कस ही नहीं करता। डिस्कस होते हैं सेक्सुअल साइड इफेक्ट्स कि हाँ भाई 1 से 2% लोगों के अंदर सेक्सुअल साइड इफेक्ट हो सकते हैं। कौन बोलता है इसके बारे में कि आपको लेजीनेस हो सकती है, आपको ब्रेन फॉग हो सकता है, आपको क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस हो सकता है? कौन बोलता है इसके बारे में? मतलब जैसे लॉस्ट होने लगता था हमें, इसी को तो बोलते हैं क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। लॉस्ट, यहाँ बैठा हूँ और पता ही नहीं चल रहा है कौन आया कौन गया कई बार। अभी आप देखें कई सारे प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के ट्रांसप्लांट हुए हैं जो खेल रहे हैं करंटली। अब आप सोचो उनको स्लॉग ओवर्स में बॉलिंग करनी है, आप अगर ट्रांसप्लांट करें और ये दवाइयां आपने दे रखी हैं फुल डोज पे, तो उनका तो करियर तबाह हो सकता है इसके अंदर। क्योंकि अगर आपको क्लाउडिंग ऑफ कॉन्शियसनेस या ब्रेन फॉग हो रहा है किसी दवा से, तो आप कैसे स्लॉग ओवर में बॉलिंग डालोगे? कैसे डालोगे? आप डाल ही नहीं सकते, काम ही नहीं करेगा। आपको डालनी है यॉर्कर, आप डाल रहे हो फुल टॉस, आपको लेना था विकेट, आप खा रहे हो छक्का, तो हो गया आपका तो काम। आप तो इसीलिए लोगों को ये समझना जानना बेहद जरूरी है, व्हाट आर दे पुटिंग एट स्टेक व्हेन दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। आपको चमकीला चमकीला तो दिखा दिया जाता है कि हाँ भाई ये तो बहुत बढ़िया ट्रांसप्लांट हो गया, एकदम मस्त दिख रहा है, बढ़िया है, बट जो नहीं दिखाया वो आपको तो पता ही नहीं चला। सो ट्रांसप्लांट इज नॉट मेंट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए नहीं है। जिसके लिए है उसे पता होना चाहिए कि वो उस पर क्या दाव खेल रहा है, और मिनिमम रिस्क के साथ मैक्सिमम स्किल के साथ जब बंदा चलेगा तो उसको ज्यादा रिजल्ट मिलेंगे बनिस्बत इसके जब वो मैक्सिमम दवाई, मैक्सिमम रिस्क पर चलेगा। तो उसमें पॉम्प एंड शो तो बहुत होगा, बट सब्सटेंस कुछ नहीं होगा, खोखला। तो खोखला ट्रांसप्लांट ना करा के आप अगर वाइज ट्रांसप्लांट के लिए जाएंगे, वो तभी जा सकेंगे जब बुनियाद मजबूत होगी, जब आपको इंफॉर्मेशन होगी, आपको एजुकेशन होगी, और वो तभी होगी जब आप तक ये पहुंचेगी। तो वो पहुंचना भी बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई आपको बताएगा ही नहीं। कौन बताएगा? आपने इतनी रिसर्च करी, आपको सत्या के अलावा किसी और सोर्स पे ये जानकारियां मिली क्या? नहीं मिली, किसी ने नहीं बात की इस बारे में। खुद PhD हैं, स्कॉलर हैं, राइट। फिर भी कोई ऐसा डॉक्टर जिससे आप बात कर रहे हैं, एक एक चीज पे डिस्कस कर रहे हैं, क्या उसके बेनिफिट्स हैं, क्या उसके साइड इफेक्ट्स हैं, कोई ज्यादा बातचीत नहीं हुई, बस देखा। और फिर मैं गया नहीं होता, मैंने यही देखा कि जब मैं जा रहा था PRPs के लिए, तो देखा कि लोगों के इतने अच्छे बाल हैं। मैं उनसे पूछता भी था, तो पहले के अपने स्कैल्प दिखाते थे, अभी के दिखा रहे हैं, तो मुझे लगा कि ठीक है, इट्स ओके। पर अब वो समझ में आ रहा है कि वो सब था मामला मेडिसिन का। तो भरी धूप में भी आपकी आंखों में धूल झोंकी जा सकती है, सही बात है, जो हुई। आपकी क्या सलाह होगी उन लोगों के लिए जो कभी कभी इसी तरीके से सस्ते या महंगे ट्रांसप्लांट या सेलिब्रिटी इनके चक्करों में फंसते हैं, और शायद मूल मुद्दे, यानी कि मूल मुद्दा दवा, क्या डोज, माइक्रो डोजिंग,
और मेथड मूल मुद्दों से भटक जाते हैं। क्या सलाह होगी आपकी उनकी? मैं उनको यही कहूँगा कि प्रॉपर रिसर्च और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली, और अब तो मैं ये सजेस्ट करूँगा, मेरे से जो भी लोग पूछेंगे इस बारे में तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, क्योंकि लोग जो बाकी सारे आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो ये सारी चीज़ें नहीं बताते हैं कि इसमें मेडिसिन का क्या रोल है। मुझे आपसे पता चल रहा है पहली बार कि जो ट्रांसप्लांट होता है उसमें बहुत बार 90% रोल तो मेडिसिन का ही होता है, और वो रोल खत्म होते ही चीज़ें फिर से एज इट इज़ वैसी की वैसी हो जाती हैं। तो कहीं भी सस्ते या महंगे या जो अभी क्विक रिजल्ट दिख रहा है उसके बेसिस पे ना जाएं, थोड़ा फॉलो करें अब उस पेशेंट को 1 साल 2 साल 2.5 साल तक समझें उसको, तब जाकर के अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ अगर ठीक से ट्रीटमेंट हुआ है तो देन उससे उसकी सेहत का भी हाल पूछे। हाँ, पूछे भाई आप दवाई क्या ले रहे हो, मेडिसिन क्या ले रहे हो, उससे क्या आपको साइड इफेक्ट्स वगैरह हो रहा है। तो बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो अब आपकी जर्नी में हम देखते हैं, इसके लिए जो थोड़ा रिपेयर करेंगे तो कुछ बाल यहाँ से निकालेंगे। दूसरी एक और चीज़ है कि जब आप हाई डोज पे बॉडी को एक्सपोज कर चुके होते हो, दवा ले चुके होते हो, तो कभी कभी उस स्थिति में आप बिल्कुल बिना दवा के नहीं चल सकते हो। तो ऐसे में कभी कम लो डोज पे हम चलाते हैं, पर पेशेंट्स में कभी कभी ये भी देखने में आता है कि लो डोज भी उनके ऊपर उतना काम नहीं करती। तो एक मसला ये तो हो ही गया जो हो गया, बट आपके फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स जो दवा के लिए होते हैं, मतलब जो कम डोज के साथ आप लंबा समय चला सकते थे, वो भी कहीं ना कहीं हिट होते हैं। राइट, वो भी एक बड़ी परेशानी है। तो हमने देखा दवा के डोजेस, लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेक्ट्स, आपकी हेयर लाइन का नेचुरल लुक, आपकी डेंसिटी, आपका कवरेज, आपके डोनर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ये सब चीज़ें इतनी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर इनके विषय में क्लैरिटी नहीं है तो बेहतर है ट्रांसप्लांट ना कराएं, बजाय कि जल्दबाजी में गलत ट्रांसप्लांट कराएं। और मैं हमेशा अपने दोस्तों को, जो हमारे चाहने वाले हमें देखते हैं सुनते हैं, उनको सबको यही बोलता हूँ कि तो हर वो इन्फॉर्मेशन जो आप सोशल मीडिया पे देखते हो, चाहे इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, हाँ, या किसी वेबसाइट पर, या जिनसे आप मिलते हो उन लोगों से जिन्होंने आपके ऑफिस में, आपके घर में, आपके रिलेशनशिप में, रिश्तेदारी में ट्रांसप्लांट भी करा रखे हैं, उन लोगों को भी देखकर आप इस निर्णय पे नहीं पहुंच सकते कि वो वास्तविकता में असली है या नकली। क्योंकि आपको वैधता तो साबित करनी ही पड़ेगी ट्रांसप्लांट की, कि जो आप रिजल्ट देख रहे हो, भले आप उन बालों को खींच लें, ये कर लें, धूप दिखा लें, कुछ भी कर लें, तब तक नहीं होगा जब तक आपको ये नहीं पता होगा इसमें दवा का कंट्रीब्यूशन कितना है। तो चलिए, हर वो इन्फॉर्मेशन जो आपसे समय खींच लेती है, जो आपको प्रॉम्प्ट करती है, हाँ बस ये करा लो, वो इन्फॉर्मेशन कभी आपके लिए सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। वो जानकारी जो आपको सोचने पे मजबूर करती है, हाँ भाई मेरा रिजल्ट कब तक चलेगा, हाँ मेरे रिजल्ट में दवा का कंट्रीब्यूशन क्या है, क्या मेरी हेयरलाइन ऐसी अच्छी दिखती रहेगी, मुझे इतने पीआरपी बताए जा रहे हैं तो क्या ये वाकई फ़ायदा करते हैं, या अगर मैं नहीं कराऊंगा, मान लो आपको कोई क्लिनिक कहता है कि आप 6 पीआरपी कराओ, 8 पीआरपी कराओ, और आपको दिखता है कि मैं इतना दर्द सह ही नहीं सकता बार बार पीआरपी कराने का, तो क्या मेरा रिजल्ट आएगा नहीं? तो अगर रिजल्ट आ जाएगा, क्या मेरा रिजल्ट उस वक्त खराब हो जाएगा? और अगर उस वक्त रिजल्ट आएगा और खराब नहीं होगा तो फिर मैं क्या फालतू में करा रहा हूँ ये इतने सारे पीआरपी के सेशंस, मुझे क्या फायदा एक को कराने का? भाई या तो आपको ऐसा हो रहा हो कि ये करने पर बहुत चरम सुख मिल रहा हो कराने पर, हाँ, तो ऐसा तो नहीं मिला होगा कोई चरम सुख आपको पीआरपी कराने पर? नहीं, बिल्कुल नहीं, है ना? ये अब आप समझ गए हैं सारी चीजें। जो लोग और इसके बारे में जानना चाहते हैं, हेयर के बारे में गहरी रिसर्च करना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट करें satyaairsolution.com और हमसे कनेक्ट कर सकते हैं और ये जानकारी देखें अपने जहाँ पर भी आप रहते हैं दुनिया के किसी कोने में। इस जानकारी के बिना पर परखें अपने जो भी क्लिनिक्स आपने शॉर्टलिस्ट किए हैं, चाहे वो सस्ते क्लिनिक हो, चाहे महंगे क्लिनिक हो, चाहे इंडिया में हो, चाहे टर्की में हो, जहाँ पर भी हो, उनको परखें और एक एक जानकारी को अच्छे से देखभाल के करके तब करें। अभी जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा, आप अपने लिए सही डिसीजन ले पाओगे। ये एक जर्नी है, इसमें हम सब सावधानियां रखने के बाद भी जरूरी नहीं है कि आपके रिजल्ट्स को बहुत लंबा चला सकें। पर जब इतनी सावधानियां रखने के बाद हम कह रहे हैं कि हम जरूरी नहीं है कि बहुत लंबा चला लें, तो आप इमेजिन करें जब आप लुटा के अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करेंगे तब आपका क्या हाल होगा। चलिए कमेंट्स में डालिए, नीचे आप देखिए जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो चुकी हैं वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करें। थैंक यू।